वेलकम बैक टू ऑल द स्टूडेंट्स। अगले 10 मिनट में हम समझेंगे कि नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो दी थी डार्विन ने ये कैसे काम करती है और एग्जैक्टली है क्या। ओके, सो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अंडरस्टैंडिंग हाउ एवोल्यूशन वर्क्स। स्वागत है आप सबका डीएनए बायोलॉजी इंस्टीट्यूट के लेट्स टॉक बायोलॉजी में। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर रहमान। व्हाट इज एवोल्यूशन? सो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि एवोल्यूशन एग्जैक्टली क्या चीज है। एवोल्यूशन एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सभी जिंदा चीजों के अंदर, चाहे वो प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोई भी हो, एनिमल हो, बर्ड्स हो, सभी के अंदर बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम में कुछ चेंजेस आते हैं और इन्हीं चेंजेस को हम एवोल्यूशन कहते हैं इन सिंपलेस्ट लैंग्वेज। एवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज, बहुत ही धीरे से आने वाला चेंज है, धीरे धीरे हजारों लाखों करोड़ों सालों के अंदर आने वाला चेंज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। स्पीसीज डेवलप न्यू ट्रेट्स और इसी एवोल्यूशन की प्रोसेस में स्पीसीज के अंदर नए ट्रेड्स पैदा हो जाते हैं, नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो उन्हें अपने एनवायरमेंट में, अपने आसपास के माहौल में एडजस्ट होने के लिए और सरवाइव करने के लिए कैपेबल बनाते हैं। दिस प्रोसेस एक्सप्लेन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। और ये प्रोसेस हमारी अर्थ पर ये जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स में डाइवर्सिटी है, एक एल्गी के सिंगल सेल से लेकर के कैलिफोर्निया रेडवुड जैसे प्लांट्स हम देख सकते हैं। एट द वेरी सेम टाइम एक चींटी से लेकर के ब्लू व्हेल तक के ऑर्गेनिजम्स हम देख सकते हैं। ये सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डाइवर्सिटी आई है, ये कैसे आई है? इट्स बिकॉज ऑफ द एवोल्यूशन। वो सभी ऑर्गेनिज्म अपने एटमॉस्फेयर में, अपने आसपास के एनवायरमेंट में अडेप्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, ड्यू टू विच उनके अंदर कुछ नई कैरेक्टर्स आ जाती है और यही कैरेक्टर आगे चल के डेवलप होती चली जाती है। दिस इज व्हाट वी कॉल एवोल्यूशन। चार्ल्स डार्विन, जिनकी थ्योरी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चार्ल्स डार्विन, इन्हें फादर ऑफ एवोल्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि इनकी ही नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है आज तक, इसीलिए इनको फादर ऑफ एवोल्यूशन का खिताब भी मिला हुआ है। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 वॉज अ ब्रिटिश नेचुरलिस्ट एंड बायोलॉजिस्ट थे, नेचुरलिस्ट थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे। ही रेवोल्यूशनाइज्ड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। उन्होंने जो थ्योरी पेश की, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी, उस थ्योरी के कारण ह्यूमंस की अंडरस्टैंडिंग और ह्यूमंस का सोचने का तरीका, लाइफ को लेकर, ऑर्गेनिजम्स को लेकर, उनके अडेप्टेशन को लेकर, उनके अंदर आने वाले चेंजेस को लेकर के और वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को लेकर पूरी तरीके से सोचने का तरीका ह्यूमंस का बदल गया। डार्विन स्पेंट ओवर 20 इयर्स गैदरिंग एविडेंसेस और अपने इस थ्योरी के सपोर्ट में एविडेंस जमा करने के लिए डार्विन ने अपनी जिंदगी के 20 साल गुजार दिए। 20 साल वो इसी मेहनत में लगे रहे कि उन्होंने एविडेंसेस जमा करने हैं अपनी इस थ्योरी के सपोर्ट में। लेटर ही पब्लिश द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और जब उन्होंने सारे एविडेंसेस गैदर कर लिए, पूरी दुनिया घूमी, पूरी दुनिया का चक्कर लगाया एचएमएस बीगल पर बैठकर, उस जिसके बारे में हम लोग अगली स्लाइड में बात करेंगे। तो ये सारे एविडेंसेस जमा करने के बाद, उसको स्टडी करने के बाद में, अच्छी तरीके से उसको एनालाइज करने के बाद में, उन्होंने एक बुक पब्लिश की। वो एक ऐसी बुक पब्लिश की उन्होंने जो आज तक के साइंटिफिक हिस्ट्री में सबसे इन्फ्लुएंशियल बुक्स में से एक थी। एंड दैट बुक इज ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। नाम ध्यान में रहे, चार्ल्स डार्विन की बुक है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। कब पब्लिश हुई थी? 1859 में। साल को भी आपको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है। अब बात करते हैं कि एग्जैक्टली एविडेंसेस कैसे उन्होंने गैदर की और कैसे उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। सो वोयाज ऑफ एचएमएस बीगल। एचएमएस बीगल एक हर मजेस्टीज शिप, एचएमएस स्टैंड्स फॉर हर मजेस्टीज शिप, बीगल उस जहाज का नाम था। हर मजेस्टीज शिप यानी वो रानी का जहाज था जो क्वीन विक्टोरिया उस जमाने में राज करती थी ब्रिटेन पर, उसका जहाज था। उसके जहाज पर सवार हो गए डार्विन, चार्ल्स डार्विन, और अपनी जर्नी उन्होंने शुरू की 1831 में। 1831 में उन्होंने जर्नी शुरू की। वैसे तो ये जर्नी कुछ 2 या 3 सालों के लिए प्लान थी, लेकिन इस जर्नी का ड्यूरेशन बहुत लंबा स्ट्रेच हो गया, करीब करीब 5 साल, करीब करीब डबल हो गया। 1831 में जर्नी स्टार्ट हुई ब्रिटेन से और वापस ब्रिटेन ये पहुंचा जहाज 1836 में। आपको साइड में जो मैप दिख रहा है राइट ओवर हियर, यू कैन क्लियरली सी, यहाँ है ब्रिटेन। यहाँ से इन्होंने जर्नी स्टार्ट की, फिर गए वो साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर लगाकर पैसिफिक ओशन पहुंचे। वहां पर फिर साउथ अमेरिका के कोस्टल लाइन से होते हुए आगे बढ़ते गए और खास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पर ये पहुंचे, गैलापागोस आइलैंड, जहां से इन्हें बहुत सारे एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन गैदर हुए। आगे फिर ये दुनिया का चक्कर लगा के वापस ऑस्ट्रेलिया की तरफ निकले। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इस साइड से होते हुए और इंडियन ओशन से होते हुए मेडागास्कर के करीब से, साउथ अफ्रीका से वापस अपने देश ब्रिटेन पहुंच गए। 1831 में यंग चार्ल्स डार्विन एक 5 साल के वोयाज पर चल पड़े। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, पता करना था उन्हें कि जिंदगी कैसे काम करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे अडेप्ट होते हैं, कैसे नई कैरेक्टर्स आती है, एवोल्यूशन कैसे वर्क करता है।
की डेस्टिनेशंस कहाँ थी उनकी? की डेस्टिनेशंस जहाँ पे उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस मिले। पहली एविडेंस जो उनको बहुत स्ट्रॉन्ग मिली दैट वाज इन दी गैलापागोस आइलैंड, साउथ अमेरिका में है, पैसिफिक ओशन में ये प्लेस आता है। इस साइड पर आप देख सकते हैं, राइट ओवर हियर, दिस इज गैलापागोस आइलैंड, साउथ अमेरिका। अगेन साउथ अमेरिका में बहुत सारे आर्चिपेलागोस में उन्होंने ये बात ऑब्जर्व की कि एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन उन्होंने गैदर की, कैसे एवोल्यूशन वर्क करता है, मेन लैंड के ऑर्गेनिज्म कैसे आर्चिपेलागोस और आइलैंड के ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। ऑस्ट्रेलिया और पैसिफिक आइलैंड्स में भी उन्हें बहुत इंटरेस्टिंग फाइंड्स मिली। आगे देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन डार्विन की क्या थी, ऐसी उन्होंने क्या चीजें देखी जिसकी वजह से उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि नेचुरल सिलेक्शन भी कोई चीज है और नेचर सेलेक्ट करता है उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को जो सही तरीके से अडेप्ट कर पाते हैं अपने आसपास की। ऑब्जर्वेशन क्या थी डार्विन की, लेट्स सी। ड्यूरिंग हिज वॉयज डार्विन मेड रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन, बहुत ही काम की चीज उन्होंने ऑब्जर्व की, दैट चैलेंज्ड एग्जिस्टिंग बिलीव्स अबाउट हाउ स्पीसीज केम टू बी। जो उन्हें अभी, जो उनके जमाने में 1800 के जमाने में जो व्यूज थे उन व्यूज से बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी लगा, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि एग्जैक्टली नेचर कैसे वर्क करता है। क्या थी एग्जैक्ट उनकी ऑब्जर्वेशन? पहली ऑब्जर्वेशन जो बड़ी फेमस ऑब्जर्वेशन है वो थी फिंच। फिंच एक चिड़िया है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसे फिंच कहा जाता है, फिंच, जिसको आगे डार्विन के नाम से जाना गया, डार्विन्स फिंचेस के नाम से। ये फिंच, इस फिंच चिड़िया की खास बात क्या है कि इस फिंच चिड़िया में बहुत वैरायटी है। कुछ वैरायटीज जो है वो सीड खाती है, कुछ वैरायटीज जो है वो कीड़े मकोड़े खाती है, कुछ वैरायटीज जो है वो लकड़ी में घर बनाने के लिए, वुड में घर बनाने के लिए पेड़ों में उसको कंटिन्यूअसली स्ट्राइकिंग करती रहती है, जिससे वो एक तरीके से एक होल बना सकती है पेड़ के अंदर। अब अगर आपके ध्यान में आ रहा होगा तो ये तीनों चीजें बहुत अलग अलग है, कीड़े मकोड़े खाना, सीड्स खाना और वुड पैकिंग करना। इन तीनों चीजों के लिए एक ही तरह की बीक या एक ही तरह की चोंच इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये बात डार्विन ने समझ ली। इससे हुआ क्या कि जो चिड़िया खा रही थी सीड्स, उस चिड़िया की चोंच एग्जैक्टली उसी चीज के लिए अडेप्ट हो गई। जो चिड़िया खा रही थी कीड़े मकोड़े, उस चिड़िया की चोंच एग्जैक्टली कीड़े मकोड़े खास पकड़ने के लिए अडेप्ट हो गई। और जो चिड़िया वुड पैकिंग करती थी उसकी चोंच वुड पैकिंग के लिए अडेप्ट हो गई, जिससे कि वो अच्छे तरीके से वुड को पैक कर सके, वुड को तोड़ सके, यू कैन से वुड में छेद कर सके। दूसरा जो एग्जाम्पल था वो था टॉर्टॉइज शेल डिफरेंसेस। ये गैलापागोस आइलैंड में खास तौर से डार्विन ने देखा था कि वहां के कुछ आइलैंड्स पे जो टॉर्टस थे, जो कछुए थे, उनके शेल बहुत ही ऐसे गुंबदनुमा और बहुत ही ऐसे डोम शेपेड हुआ करते थे और कुछ के कंपैरेटिवली थोड़े फ्लैट थे। डार्विन की एक बात ये अच्छे से समझ में आ गई कि जिनके शेप्स अलग अलग है उनके शेल्स के, टर्टल्स के शेल्स के, वो डेफिनेटली वहां उस एनवायरमेंट में रहने के लिए अडेप्ट हुए हैं। देन फॉसिल डिस्कवरी, स्पीसीज अडेप्टेशन का पैटर्न भी डार्विन ने ऑब्जर्व किया। नेचुरल सिलेक्शन, जो फाइनल बात डार्विन ने कही, ऑल द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, सभी ऑर्गेनिजम्स एग्जैक्टली रिप्रोड्यूस करते हैं प्रोलिफिकली। प्रोलिफिकली मतलब ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। ऑल द ऑर्गेनिज्म compete with each other in a life threatening manner, सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ में जानलेवा तरीके से compete करते हैं। क्यों जानलेवा तरीके से compete कर रहे हैं? दो मेन चीजों के लिए, पहला है फूड ताकि वो सरवाइव कर पाए, और दूसरा है मेड ताकि वो रिप्रोड्यूस कर पाए और अपने जीन्स को अगली जनरेशन में ट्रांसमिट कर पाए, ट्रांसफर कर पाए। ओनली दोज ऑर्गेनिज्म सर्वाइव विच शो द मॉडिफिकेशन एसेंशियल फॉर विनिंग द कॉम्पिटिशन। अब आपको क्या लगता है, इन दो चीजों के लिए जो भी कॉम्पिटिशन कर रहा है, फॉर फूड एंड फॉर मेट, इन दोनों चीजों के लिए क्या कोई अनफिट ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएगा? इन दोनों चीजों के को क्या कोई अनफिट ऑर्गेनिज्म हासिल कर पाएगा? नहीं, फूड और मेट उसी को मिलेगा जो फिट है। डार्विन ये बात समझ चुके थे। देन नेचर सेलेक्ट्स ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर फिट टू लिव एंड रेस्ट पेरिश। सो नेचर उसी को सेलेक्ट करता है जिसके पास सर्वाइवल की एबिलिटी है, जो अपने आप को ढाल चुका है एनवायरमेंट के हिसाब से। अगर वो अपने आप को एनवायरमेंट के हिसाब से नहीं ढाल पाया तो नेचर उसको सेलेक्ट नहीं करेगा, नेचर उसको साइड में कर देगा और नेचर केवल फिट ऑर्गेनिज्म को ही सर्वाइवल का मौका देगा। सस्टेनिंग एंड सेलेक्टेड ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म रिप्रोडक्शन, और वही ऑर्गेनिज्म आगे चल के रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, और जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो उनके जीन्स अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते चले जाएंगे, अल्टीमेटली गिविंग राइज टू न्यू स्पीसी। और धीरे धीरे करके वो अपने एनवायरमेंट के लिए चेंज हो रहे हैं, एनवायरमेंट में रहने के लिए अडेप्ट हो रहे हैं और उनके अंदर नई कैरेक्टर डेवलप हो रही है, और वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा जो अपने आप को नई कैरेक्टर लाकर अडेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। देन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की रेस है, जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा, वही जिंदा बचेगा और वही आगे रिप्रोड्यूस कर पाएगा। एक साइड में आपको जो फोटो दिख रही है, यहाँ पे आपको कुछ गजेल दिख रहे हैं, कुछ 4-5 गजेल है यहाँ पर और एक चीता भी नजर आ रहा है।
चीता ऑब्वियसली अपनी बेस्ट कोशिश कर रहा है कि वो गजेल को पकड़ ले, गजेल को पकड़ के उसका शिकार कर ले, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम गजेल भी होशियार है, गजेल उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। गजेल उससे बचने के लिए दौड़ेंगे, फिर गजेल राइट लेफ्ट इस तरीके से मूव करेंगे दौड़ते हुए, क्योंकि वो चीता की चाल को पहचानते हैं। अब ये दोनों भी अपनी अपनी जगह पर सर्वाइवल की बेस्ट कोशिश कर रहे हैं और दोनों भी वेल अडेप्टेड है, ये भी बात देखने वाली है। अब अगर किसी गजेल का पैर टूट जाए मान लीजिए, या किसी गजेल को कोई चोट लग जाए, तो वो गजेल अब फिट नहीं रहेगा, चीता उसको अच्छे से आसानी से पकड़ सकता है। तो नेचर ने यहाँ पर क्या किया, अगर आपके समझ में आ रही है बात, नेचर ने उसी को सिलेक्ट किया जो फिट है, और जिसका पैर टूट गया, जो लंगड़ा हो गया, जो लेम हो गया, जो फिट नहीं रहा, नेचर उसको कभी भी सिलेक्ट नहीं करता, चीता उसको खाएगा, मतलब नेचर ने उसको साइड से हटा दिया है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मीन्स ऑर्गेनिज्म बेस्ट अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट आर मोर लाइकली टू सर्वाइव। जो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से फिट है, सर्वाइव वही करेगा, और बाकी सब खत्म हो जाएंगे। जो फिट है वही रिप्रोड्यूस करेगा, आगे बढ़ाएगा जनरेशन को, और बाकी सब खत्म हो जाएंगे। और ये किस लिए होता है? कॉम्पिटिशन ऑफ रिसोर्सेज, खाने के लिए होता है, मेट के लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए, और बेटर अडेप्टेड ही इसके लिए सर्वाइव कर पाता है। इंपॉर्टेंस क्या है नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी जो डार्विन ने दी थी? Darwin's natural selection theory revolutionized our understanding of life on Earth and continues to influence science today. आज भी साइंस को इन्फ्लुएंस करती है डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली ये वो चीज है जो हमें बताती है कि एवोल्यूशन कैसे वर्क करता है। एवोल्यूशन में कैसे ऑर्गेनिजम्स वही सर्वाइव करेंगे जो अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए फिट है। साइंटिफिक इंपैक्ट क्या हुआ डार्विन की थ्योरी का, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी का? फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। ऑब्वियसली बायोलॉजी की स्टडी ही इनकम्प्लीट है विदाउट स्टडीइंग द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। इट्स इनकम्प्लीट। बायोलॉजी कंप्लीट हो ही नहीं सकती, क्योंकि बायोलॉजी का वेरी फंडामेंटल बेसिस है डार्विन्स नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। एडवांसेस इन मेडिसिन एंड जेनेटिक्स भी समझ में आती है इस तरीके से, जेनेटिक्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है डार्विन की थ्योरी। अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी की कितनी सारी डाइवर्सिटी हमारे आसपास है, जो हमने प्राइमरी स्लाइड्स में देखा भी, कितनी सारी डाइवर्सिटी जो हमारे आसपास हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद है, वो कैसे एग्जिस्टेंस में आई, तो ये भी एक्सप्लेन कर पाती है आपकी डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। तो और इसमें रोल भी हमको पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म का क्या एग्जैक्ट रोल है नेचर में। समरी, Darwin's theory of natural selection. Natural selection is the process in which organisms with favorable trait, और वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जिनके अंदर एडेप्टेशन की एबिलिटी है, वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे जिनके अंदर ऐसे कैरेक्टर है जो उनको अपने एनवायरनमेंट में रहकर सर्वाइव करने की एबिलिटी दे रहे हैं, वही सर्वाइव करेंगे एंड रिप्रोड्यूस मोर सक्सेसफुली, और वही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे अगली जनरेशन में उनके जीन्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ये इसी थ्योरी की वजह से हम एक्सप्लेन कर पाते हैं डाइवर्सिटी, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा, और मॉडर्न बायोलॉजी का ये प्रिंसिपल एक एस्पेक्ट बन जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज का प्रेजेंटेशन समझ आया हो, आज के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन भी आपके माइंड में, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहे हैं। कुछ क्वेरीज है अगर आप लोगों को, तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए, हम उसको भी लेकर एक वीडियो बनाएंगे, उसको लेकर भी हम लोग आपको एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और किसी को अगर जरूरत हो इस कंटेंट की तो प्लीज शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।